आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? बाहरी हालात, पैसों की कमी या फिर लोगों की राय? एक लड़का जिसका बचपन पोलियो से जूझते हुए बीता, जिसकी एक टांग ने कभी उसका साथ नहीं दिया, हर कदम बैसाखियों के सहारे, हर सफर एक संघर्ष। सुनने में लगता है ना कि ये शख्स शायद किसी सहारे की उम्मीद में जी रहा होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ये कहानी उस हौसले की है जो शारीरिक चुनौतियों को पार कर गया, उस जुनून की है जिसने लोगों की बातों को अनसुना कर दिया, और उस सपने की है जो आखिरकार हकीकत बनकर सामने आया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, ये उस धोखे, उस दर्द और उस सिस्टम की कहानी भी है जो एक आम इंसान को नीचे गिरा देता है। ये उस हिम्मत की कहानी है जो राख से फिर उठ खड़ा होती है। तो चलिए वक्त की मशीन में बैठते हैं और शुरुआत करते हैं 1980 के दशक के कोलकाता से, जहाँ एक युवा रामचंद्र अग्रवाल लोगों की तीखी नजरों और तंज भरी बातों के बीच बड़े हो रहे थे। अरे ये तो चौकीदारी भी ठीक से नहीं कर पाएगा, पोलियो हो गया है, अब जिंदगी में क्या ही करेगा, इसका भविष्य तो अंधेरे में है। शारीरिक चुनौती तो थी, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती थी लोगों की मानसिकता, जो उन्हें लाचार का टैग लगाकर छोड़ देना चाहती थी। एक मिडिल क्लास परिवार में पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, आगे का रास्ता क्या है? नौकरी, कोई रोजगार? ऐसे में कौन उन्हें नौकरी देता? तब उन्होंने एक छोटा सा लेकिन दृढ़ फैसला लिया। उन्होंने एक छोटा सा लोन लिया और एक फोटोकॉपी की दुकान खोली। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी मामूली ही शुरुआत, क्या इतने छोटे से काम से कुछ बन सकता है? दोस्तों, यही वो दुकान थी जिसने उन्हें वो सबक सिखाया जो आगे चलकर उनके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती साबित हुए। कस्टमर को कैसे मनाना है, पैसों का हिसाब किताब कैसे रखना है, धैर्य कैसे बनाए रखना है, और सबसे बड़ी बात, विनम्रता से काम लेना। लेकिन फोटोकॉपी की दुकान सपने पूरे नहीं करती थी। रामचंद्र का दिल कुछ बड़ा करने के लिए धड़क रहा था, एक ऐसा काम जो सिर्फ उनका गुजारा नहीं बल्कि हजारों लोगों की जरूरत बनी। और तभी उनकी नजर कोलकाता की गलियों में घूमते उन लोगों पर पड़ी जो दुकानों के शीशे की खिड़कियों में सजे ब्रांडेड कपड़ों को देखकर आहा भरते थे और आगे निकल जाते थे। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। यही था वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि भारत के करोड़ों मिडिल क्लास लोगों में ब्रांडेड कपड़ों की भूख है, लेकिन उनकी जेब में ब्रांडेड कपड़ों के दाम नहीं है। 1986 में उन्होंने अपनी फोटोकॉपी की दुकान बंद कर दी, कुछ और पैसे उधार लिए और कोलकाता के लाल बाजार में एक छोटी सी दुकान ली। नाम रखा विशाल गारमेंट्स। नाम में ही एक सपना छिपा था, और अब शुरू हुआ वो संघर्ष जिसे देखकर शायद आपकी रूह कांप जाए। कल्पना कीजिए, एक शख्स जिसे चलने में दिक्कत होती है, वो सुबह 6 बजे दुकान खोलता है, बैसाखियों के सहारे खुद ही सामान सजाता है, रैक्स पर कपड़े टांगता है, दिन भर कस्टमर को समझाता है, कपड़े दिखाता है, फिटिंग करवाता है, और रात 11 बजे जब पूरा बाजार सोने की तैयारी में होता है, तब वो अपनी दुकान का शटर गिराता है। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये उनकी दिनचर्या बन गई। बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यही एक जादू था। लोगों ने देखा कि इस दुकान के भरोसे का एक अलग ही एहसास है। कपड़े अच्छे हैं, दाम बेहद ठीक है, और मालिक खुद मुस्कुराते हुए सबकी मदद कर रहा है। ये वैल्यू फॉर मनी का जादू था जो चारों तरफ फैलने लगा था। ये वो दौर था जब ऑनलाइन रिव्यूज नहीं होते थे, सिर्फ लोगों की जुबानी प्रचार होता था, और विशाल गारमेंट्स उसी की बदौलत मशहूर हो गया। दुकान इतनी चल पड़ी कि रामचंद्र को सेल्समैन रखने पड़े। अगले 15 साल उन्होंने इसी दुकान को पाला पोसा। ये वो साल थे जब उन्होंने इंडियन कस्टमर्स की नब्ज को पहचाना। वो कब, क्या और क्यों खरीदता है, किस मौसम में किस कपड़े की डिमांड बढ़ती है, किस तरह के डिजाइन छोटे शहरों में चलते हैं, ये नॉलेज आगे चलकर उनके लिए एक सुपर पावर बन गई। यही वो फाउंडेशन था जिस पर आगे का महल खड़ा होना था। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कोलकाता की जमीन जिसने उन्हें पाला पोसा, वहीं 2001 तक आते आते उनके लिए जहर बनने लगी। ट्रेड यूनियनों और राजनीतिक दखल ने उनका जीना दुर्लभ कर दिया। दुकान में लगातार रुकावटें, कर्मचारियों को भड़काना, मांगे बढ़ाना, ये सब एक ऐसे इंसान के लिए जिसका प्रॉफिट मार्जिन पहले से ही बहुत कम था, सहने लायक नहीं था। एक दिन उन्होंने वो फैसला लिया जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला था। उन्होंने कोलकाता छोड़ने का मन बना लिया। अपना शहर, अपनी पहचान, अपनी शुरुआत, सब कुछ पीछे छोड़कर परिवार समेत वो दिल्ली आ गए। ये फैसला सिर्फ बिजनेस का नहीं, भावनात्मक भी था। लेकिन रामचंद्र जानते थे, रिस्क के बिना रिवॉर्ड नहीं मिलता। दिल्ली आकर उन्होंने नई शुरुआत की, विशाल रिटेल लिमिटेड। उनका विजन क्रिस्टल क्लियर था, हर भारतीय को ब्रांडेड का अनुभव किराना दुकान के दाम पर दो, हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे। और फिर क्या हुआ, जादू हो गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में विशाल रिटेल के बड़े बड़े स्टोर खुले, एसी वाले बड़े शोरूम, शॉपिंग कार्ट, यूनिफॉर्म में स्टाफ। ये सब छोटे शहरों के लिए एक सपना था। कंपनी रॉकेट की तरह उड़ चली। 4 जुलाई 2007 को कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया और इन्वेस्टर्स ने इसे पागलों की तरह खरीदा। शेयर 75% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। मीडिया ने उन्हें देसी वॉलमार्ट का खिताब दे दिया। उस समय तक कंपनी के 50 से ज्यादा स्टोर थे और टर्नओवर 6000 करोड़ के पार पहुंच चुका था। लग रहा था जैसे अब कोई रोक ही नहीं सकता। और तभी वो गलती हुई जो अक्सर तेज रफ्तार से भागती हुई कंपनियां करती हैं, जो गलती आज भी स्टार्टअप्स को ले डूबती है। रामचंद्र और उनकी टीम एक्सपेंशन के जुनून में इतने खो गए कि नींव को भूल बैठे।
नए नए स्टोर्स खोलने की होड़ में उन्होंने लोन पर लोन लेना शुरू कर दिया, सप्लायर्स को देरी से पेमेंट करना शुरू किया। ये सब इस उम्मीद में कि आने वाली कमाई सब कुछ संभाल लेगी। ये एक पिरामिड स्कीम जैसा था, जहाँ नीचे का बेस मजबूत नहीं था लेकिन ऊपर की मंजिलें बनती जा रही थी। लेकिन बिजनेस दोस्तों सिर्फ ग्रोथ के भरोसे नहीं चलता, उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात उसका कैश फ्लो चक्र बराबर रहना चाहिए। विशाल रिटेल ने ये बुनियादी बात भुला दी थी और फिर 2008 आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की हवा निकल गई, शेयर बाजार गिरे, बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया, लोग खर्च करने से डरने लगे। विशाल रिटेल जैसी कमजोर नींव वाली कंपनी के लिए ये एक भूचाल था। हालात ये हो गए कि कुछ स्टोर्स की बिजली कट गई क्योंकि बिल नहीं भरे गए, कुछ स्टोर्स बंद हो गए क्योंकि किराया नहीं दिया गया, सप्लायर सामान देना बंद करने लगे, स्टाफ की सैलरी रुकने लगी। वो विशाल रिटेल जो एक साल पहले सोने की चिड़िया थी, आज अपने आखिरी सांसें गिन रही थी। 2010 तक कंपनी का कर्ज 750 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। रामचंद्र अग्रवाल हर तरफ से गिर चुके थे, इमोशनली, फाइनेंशियली और लीगली। वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जहां हर तरफ से गोलियां चल रही थी और फिर उन पर वो वक्त आया जब उन्हें अपनी ही कंपनी को बेचना पड़ा। 2011 में मजबूरी में उन्होंने विशाल रिटेल को दो बड़े इन्वेस्टर्स टीपीसी कैपिटल और श्री राम ग्रुप के हाथों बेच दिया। कभी 11,000 करोड़ की वैल्यू वाली कंपनी को सिर्फ 70 करोड़ रुपए में बेचना पड़ा। सोचे दोस्तों, अपने खून पसीने से खड़ी की हुई कंपनी, जिसके लिए आपने बैसाखियों के सारे सुबह शाम एक किए, जिसके लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसे आपको ऐसे और इतने कम पैसों में बेचना पड़े तो कैसा दर्द होगा। कैसा होगा जब अपना ही सपना किसी और के नाम हो जाए। लेकिन रामचंद्र को लगा कि कम से कम कंपनी तो बच गई। शुरुआत में नए मालिकों ने ट्रांजैक्शन के लिए उन्हें ही गाइडेंस के लिए रखा, लेकिन जैसे ही नए मालिकों को कंट्रोल आया, सिस्टम समझ आया, उन्होंने रामचंद्र को साफ साफ कह दिया कि अब आपकी जरूरत नहीं है, हमारे अपने लोग संभाल लेंगे। यानी उन्हें उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया। दोस्तों कल्पना कीजिए उस पल की, शारीरिक चुनौती झेली, गरीबी झेली, संघर्ष किया, सफलता पाई, उसके टॉप पर भी पहुंचे और फिर सब कुछ खो दिया और अंत में अपनी ही कंपनी से बाहर कर दिए गए। क्या रामप्रसाद अग्रवाल टूटकर बैठ गए? क्या उन्होंने हार मान ली? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होती है। असली मोड़ तो तब आता है जब एक इंसान के अंदर का फिनिक्स पक्षी जागता है और राख से फिर से उठ खड़ा होता है। एक फिनिक्स की तरह वो राख से फिर उठे। 2012 में उन्होंने अपने बचे कुचे पैसे और नए लोन से शुरुआत की। नाम रखा V2 रिटेल। वी विशाल की याद दिलाता था और 2 नई शुरुआत का प्रतीक था। इस बार उनकी स्ट्रेटेजी क्रिस्टल क्लियर थी। वो गलतियां दोबारा नहीं होंगी, कोई बेतहाशा एक्सपेंशन नहीं, हर नए स्टोर से पहले गहरी मार्केटिंग रिसर्च, फोकस सिर्फ और सिर्फ बिहार, झारखंड, यूपी और एमपी के छोटे शहरों पर, सप्लाई चेन रॉक सॉलिड और जादू फिर से हुआ। 2014 तक V2 रिटेल का टर्नओवर 225 करोड़ को पार कर गया। आज 2026 में V2 रिटेल के 300 प्लस स्टोर्स हैं और रामचंद्र अग्रवाल एक बार फिर 6500 करोड़ रुपए से ज्यादा के रिटेल साम्राज्य के मालिक हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि असली एंटरप्रेन्योर वो नहीं है जो कभी नहीं गिरता, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर पहले से ज्यादा समझदारी और ताकत के साथ उठता है। तो दोस्तों अगली बार जब आप किसी मुश्किल का सामना करें तो याद रखिएगा ये कहानी और खुद से पूछिएगा, क्या मैं वो हूँ जो हार मान लेता है, जो हार को सीख बनाकर फिर से खड़ा होता है? क्योंकि जिंदगी एक रिटेल स्टोर की तरह है, जहाँ हर दिन सेल चलती है, हर दिन नया स्टॉक आता है और हर दिन आपको अपनी वैल्यू साबित करनी होती है। बस अपनी कीमत कम मत होने देना। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।